नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में साथियों हमने देखा कि कैसे जयप्रकाश नारायण का जो शुरुआती जीवन है वो व्यतीत होता है और कैसे वो अपने बचपन में अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, कैसे पटना कॉलेज को त्याग देते हैं, कैसे अंग्रेजी शिक्षा को छोड़ देते हैं, अमेरिका जाते हैं उस शिक्षा के लिए, मार्क्सवादी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, भारत वापस आते हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलनों में भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि आज़ादी के बाद उनका एक जो चरण आता है वो आता है अलग अलग तरीकों से, वो भूदान आंदोलन में, जीवन दान आंदोलन में, ये जीवन दान के माध्यम से अलग अलग जो जमीनों के वितरण है, गरीबों तक पहुंचाना उनको, और देश में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करना, बाद में दल दल विहीन लोकतंत्र की जो है वकालत करना, उसके बाद राजनीति से संपूर्ण रूप से संन्यास लेना, ये चीजें देखी जाती हैं। तत्पश्चात इंदिरा गांधी के समकालीन वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। इंदिरा गांधी के महंगाई भ्रष्टाचार की जो समस्याएं थी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं। आपातकाल लगता है, जेल जाते हैं, प्रेजेंट डायरी नाम की रचना करते हैं। उसके बाद वहाँ पे कई सारी समस्याओं का सामना भी करते हैं। 1977 में जब रिहा होते हैं, फिर से आम चुनाव होते हैं, तो दोबारा से वो यहाँ पे चुनाव में बहुत बड़ी एक विपक्ष को एकजुट करने की भूमिका निभाते हैं और साथ में कांग्रेस की सरकार को यहाँ पे हरा देती है, कांग्रेस को हरा देते हैं और गैर कांग्रेस सरकार बनाने का जो है काम करते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करते हैं और किंग मेकर के रूप में कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खुद राजनीति में उपयोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आ, एंटर करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि राजनीति संन्यास ले लिया है तो ले लिया है। उसके बाद जब ये क्या कहते हैं 1975 के 77 के आसपास जब ये गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा देते, तो उसमें जो प्रधानमंत्री पद पे बैठाते हैं वो बैठाते हैं मोरारजी देसाई को। तत्पश्चात यहाँ पे 1978 में इनकी जो है 8 अक्टूबर के दिन 1978 1979 के आसपास इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और ये यहाँ पे जो है ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और 20 साल बाद 1979 से 20 साल बाद 1999 में इनको भारत रत्न की प्राप्ति होती है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में देख लिया है। अब आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे इनके ऊपर अलग अलग चीजों का प्रभाव पड़ा, अलग अलग व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग लोगों का प्रभाव पड़ता है, तो हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रभाव के लिए बेसिक जानकारी की व्यक्ति का प्रभाव, कौन कौन से व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे व्यक्तियों के रूप में, तो व्यक्तियों के रूप में हम देखें तो जयप्रकाश नारायण का जो व्यक्तित्व है किसी एक विचार या व्यक्ति की फोटो कॉपी नहीं था। उनका दिमाग एक खुली खिड़की की तरह था, जहां से भी ताजी हवा, नए विचार आए उन्होंने उसे स्वीकार किया। उनके जीवन पर पड़े प्रभावों को हम दो मुख्य भागों, व्यक्तियों और घटनाओं में बांटकर समझ सकते हैं। ठीक है, हम उनके जीवन पर पड़े प्रभाव को दो मुख्य यहाँ पे भागों में या व्यक्तियों और घटनाओं में बांटकर समझ सकते हैं। हमें प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव, जेपी के जीवन का बदलने में इन 5 लोगों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। पहला हम बोलेंगे उनकी पत्नी प्रभावती देवी। भूमिका निभाई कि जेबी की पत्नी थी लेकिन गांधी जी की कट्टर शिष्या थी, तो गांधी जी के विचार जो है उन्होंने अपनी पत्नी से ज्यादा सीखे थे और कस्तूरबा गांधी के साथ आश्रम में रहती थी प्रभावती देवी। जेपी जब अमेरिका से कट्टर मार्क्सवादी यानी नास्तिक बनकर लौटे, तो प्रभावती ही वह कड़ी थी जिस जो उन्हें धीरे धीरे गांधी जी और आध्यात्मिकता की ओर खींच लाई। और जेपी के सर्वोदय बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी पत्नी का ही था। सर्वोदय हम पढ़ते ना कि ये जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय है, गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत को बहुत अच्छे से क्या है मानते हैं, तो वो प्रभाव जो है उनकी पत्नी से पड़ा। पत्नी जो है जुड़ी है कस्तूरबा गांधी से, कस्तूरबा गांधी जो है पत्नी है महात्मा गांधी की। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें जो है देखने को मिलती हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है यहाँ पे कार्ल मार्क्स का और एम एन रॉय का। आपको पता है जब अमेरिका में थे तो साम्यवादी कार्ल मार्क्स के विचारों को यहाँ पे समझते हैं। साम्यवाद के यहाँ पे जो गुरु है, यहाँ पे उन चीजों को वो कार्ल मार्क्स की चीजों उनकी रचनाओं किताबों से सीखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जेपी ने मार्क्स की दास कैपिटल और एम एन रॉय के लेखों को पढ़ा, समझा और जाना। उनके अंदर ये हुआ कि गरीबों और मजदूरों के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हुआ और इसी प्रभाव के कारण उन्होंने बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना डाली और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, ठीक है, किसको, कांग्रेस पार्टी को किसकी तरफ ले जाने का काम किया, किसकी तरफ, समाजवाद की तरफ ले जाने का काम किया, समाजवाद की ओर। ठीक है,
इस समाजवाद की ओर ले जाने का काम किया, और इस समाजवाद की ओर ले जाने के बाद यहाँ पे व्यवस्था देखी गई कि हाँ, कांग्रेस भी अब समाजवादी है, कांग्रेस भी अब समानता की बातें करती है, सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। ठीक है, ये काम इन्होंने किया है। इसके बाद है महात्मा गांधी का प्रभाव। नैतिक और आध्यात्मिक गुरु यहाँ पे महात्मा गांधी इनके माने जाते हैं। जेपी ने गांधी जी के चरखे और अहिंसा को पिछड़ापन मानते हुए थे, लेकिन बाद में, शुरुआत में तो वो पिछड़ापन मानते हैं शुरुआत में, ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि बिना नैतिकता की राजनीति बेकार है। अगर नैतिकता जरूरी है राजनीति में, अगर अनैतिकता अगर हम रखेंगे तो राजनीति जो है पवित्रता की तरफ, ये दार्शनिकता की तरफ जाएगी। अगर नैतिकता नहीं रखेंगे तो ये जो है कुटिलता की तरफ, जो है एक प्रकार से चालाकी की तरफ, ठीक है, उस तरफ जाएगी, तो जो कि सही नहीं है। भारत जैसे देशों को यहाँ पे विकसित नहीं बना पाएगी। फिर उसके बाद प्रभाव पड़ता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। प्रारंभिक उत्प्रेरक माने जाते हैं। आपको पता है 1921 में जब वो पटना कॉलेज में थे तो उनका एक भाषण सुनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद का, कि अंग्रेजी शिक्षा गुलामी की क्या है, जंजीर है, गुलामी की क्या है, कड़ी है, इसको त्याग देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 20 दिन ही परीक्षा के बचे थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उस वक्त पटना कॉलेज को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और ये असहयोग आंदोलन में कूद जाते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हमने देख लिया। पहला तो प्रभावती देवी, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे कार्ल मार्क्स, तीसरा हमने महात्मा गांधी, और चौथा पढ़ा हमने यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और पांचवा यहाँ पे हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सर्वोदय के साथ ही माने जाते हैं वो। क्या था, जब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन, ठीक है, तो भूदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जो जमीन है, जो भूमि है, वो सिर्फ यहाँ पे जमींदारों का हक नहीं होना चाहिए, उस पे जमींदारों का हक नहीं होना चाहिए, उसमें उसको ये क्या है, वंचितों को, ठीक है, गरीबों को भी इसका क्या है, एक हिस्सा या टुकड़ा मिलना चाहिए, या किसानों को इसका हिस्सा या मालिकाना हक मिलना चाहिए, ठीक है। और इसमें तरीका क्या होगा, भूदान आंदोलन में तरीका क्या होगा, शांति प्रिय तरीके से दान के माध्यम से हम ये एक्वायर या अधिकृत करने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष के माध्यम से, ठीक है। तो जेपी ने विनोबा भावे की भूदान आंदोलन, जिसको जमीन दान मांगना, इससे प्रभावित होकर के सक्रिय रूप से राजनीति में संन्यास यहाँ पे भाग तो लिया, और बाद में ये कहते हैं कि हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे देश में लोगों का कल्याण करने के लिए है, तो मुझे राजनीति नहीं करना, मुझे देश के लोगों का कल्याण करना है। तो भूदान आंदोलन से जुड़ करके ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, और देश के लोगों को जीवन दान, भूदान आंदोलन को ही ये जीवन दान कहते हैं, जीवन दान देने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि ये ही जीवन दान है हमारे लिए, ठीक है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है भूदान आंदोलन को जीवन दान कहने का काम किसने किया है, तो ये जेपी ने किया है, जयप्रकाश नारायण जी ने। जेपी के विचारों, अब देखो महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, तो मुख्य रूप से अमेरिका में गरीबी और महामंदी देखी थी इन्होंने, इसका प्रभाव पड़ता है इनके जीवन में। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जेपी के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने खेतों में काम किया, होटलों में काम किया, बर्तन धोए, कारखानों में मजदूरी की। उन्होंने मजदूरों का दर्द दुख खुद महसूस किया। इसी गरीबी, इसी यहाँ पे जो है अभाव की जिंदगी ने उन्हें समाजवादी या है और मार्क्सवादी बना दिया, कि हाँ, समस्याएं जो हैं उनको हमें निजात पाना है, तो हमें समाजवाद या मार्क्सवाद का तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रूस में स्टालिन का दमन जो है, इसका 1930-40 तक का दशक जो है, इसका प्रभाव भी पड़ता है। जब उन्होंने देखा कि समाजवाद या मार्क्सवाद के माध्यम से स्टालिन जैसे लोग या नेता निकल के आते हो, ये दमन करते हैं, तो ये फिर उनके ऊपर एक अलग प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव, रूस में लेनिन के बाद स्टालिन आए। रूस में रूसी क्रांति हुई थी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रांति की थी, रूसी क्रांति को सफल बनाया 1917 में। उसके बाद वहां पे सोवियत संघ बना। सोवियत संघ पूरा का पूरा साम्यवादी, समाजवादी था, मार्क्सवादी था। अच्छा है, ठीक है, बड़ी बात है। स्टालिन जब वहां पे लेनिन के बाद स्टालिन आया, ठीक है, जोसेफ स्टालिन आया, तो उसने तानाशाही शुरू कर दी और लाखों लोगों को मरवा दिया, अपने अकॉर्डिंग जो है काम करवाया, ग्रेट पर्ज किया उसने, जो भी उसके विरोधी थे सबको सफाया करवा डाला, ठीक है। जेपी का कम्युनिज्म यानी साम्यवाद से मोह भंग हो गया। जब ऐसी चीजें उसने देखी कि ये समाजवादी ऐसे तानाशाह भी बन सकते हैं, तो ये समाजवाद बस बोलने तक अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो नेता है ना, ये जब स्वार्थी हो जाते हैं ना, तो फिर नहीं देखते ये समाजवाद, साम्यवाद, ये मार्क्सवाद, बस बोलने के क्या है, ढकोसले हैं ये। तो इस वजह से वो साम्यवाद से उनका मोह भंग होता है। उन्होंने कहा कि समाजवाद चाहिए, पर खून खराबा नहीं चाहिए, खून खराबा नहीं चाहिए, ऐसा समाजवाद चाहिए हमें, अहिंसक तरीके से, ठीक है। परिणाम ये होता है कि मार्क्सवाद छोड़ करके लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ चले जाते हो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसको ही हम फेबिनिज्म भी कह सकते हैं, फेबियन बाद भी कहा जाता है इसको, ठीक है।
इसी को फेबियनवाद भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फेबियनवादी यहाँ पे ऐसे अलग अलग नेता होते हैं, जैसे ये नेहरू जी भी माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेबियनवादी जयप्रकाश नारायण को भी माना जाता है। तो ऐसे अलग अलग नेताओं के बारे में आप देखना, वो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब उदारवादी भी है, और सोशलिज्म मतलब समाजवादी साम्यवादी भी है। तो दोनों के मिक्स या मिश्रित रूप को अपनाने का काम यहाँ पे फेबियनवादियों ने किया है, ठीक है। इसके बाद 1942 में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी देखा जाता है। इस भारत छोड़ो आंदोलन का भी वो नेतृत्व करते हैं, या एक प्रकार से जो है अंडरग्राउंड होकर के इस का जो है बड़ी भूमिका निभाते हैं। सारे बड़े नेता जेल में थे, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। जेपी ने हजारीबाग जेल तोड़ करके नेतृत्व संभाला, और इस घटना ने उन्हें विचारक से बदल करके जननायक बना दिया। पहले वो बस विचारक के रूप में जाने जाते थे कि हाँ ये विचार देते हैं, विचार रखते हैं, साम्यवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, लेकिन करते क्या है आखिर, भूमिका क्या है इनकी। तो अब जाके उन्होंने वाकई रूप से यहाँ पे भूमिका निभाई, एक नायक के रूप में, हीरो के रूप में यहाँ पे सामने आए हैं। 1974 का एक बहुत बड़ी घटना आपको पता होगी, 74 का बिहार छात्र आंदोलन हुआ देश भर में। इस छात्र आंदोलन के साथ ही देश भर में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ एक मुहिम थी वो छिड़ गई। उसका नेतृत्व करने का काम इन्होंने ही, जयप्रकाश नारायण ने किया, और यहाँ पे जेपी ने जो है इसमें नेतृत्व किया, और सभी को बोला, चाहे किसान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ठीक है, सबको यहाँ पे बोला, हर वर्ग, हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर एक स्थिति के, हर एक जाति के लोगों को बोला यहाँ पे कि आपको संपूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सभी की भूमिका उतनी ही जरूरी है जितनी छात्रों की है। तो ऐसे में सब इकट्ठे होते हैं और फिर की जाती है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति। 72 साल की यहाँ पे बीमार जेपी ने अंदर का क्रांतिकारी फिर से जाग गया, और परिणाम यही हुआ कि इसी आंदोलन की आग से संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत उन्होंने दिया। इंदिरा गांधी जब डर जाती हैं, समझ जाती हैं, एक नारा दिया जाता है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है, इंदिरा सिंहासन खाली करो, जनता आती है, इस तरीके से, और पुलिस और सेना से बोल दिया कि आप लोग क्या है, इंदिरा गांधी के आदेश मानने बंद कर दो। तो ऐसे में इंदिरा गांधी आपातकाल घोषित कर देती है 25 जून 1975 को, और यहाँ पे इंदिरा गांधी सभी को जेल में डलवा देती है, ठीक है, सभी को जेल में बंद करवा देती है। उसके बाद यहाँ पे पूरे के पूरे जो है 2 साल तक जेल में, 1 डेढ़ साल तक जेल में सभी रहते हैं, और 1970 तक आपातकाल लगा रहता है। जैसे 77 में आपातकाल हटता है, तब नए आम चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का सफाया कहीं ना कहीं हार जाती है। गैर कांग्रेस पार्टी, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी की सरकार में जो नेता थे, अब जनता पार्टी जो है इकट्ठी करने का काम यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ही कर रहे, सभी विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करने का काम इन्होंने ही किया। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने नेता बनाया, वो बनाया इसके पीएम बनाए यहाँ पे मोरारजी देसाई को, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह भी थे रेस में, जगजीवन राम भी थे, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, लेकिन मोरारजी देसाई अंतिम रूप से पीएम फिर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे उनकी घटनाओं से प्रभावित होकर के देखा। पुस्तकों का प्रभाव, कौन कौन सी पुस्तकें जो पढ़ी, जो उससे उनके उनका प्रभाव पड़ा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के, जिससे उन्होंने क्रांति का पाठ पढ़ाया, ठीक है, और समझा। दूसरी बात है भगवत गीता, बचपन में नानी से सुनी कहानियों, गीता के उनके निष्काम कर्मयोग से भी उनकी फल की चिंता किए बिना ही काम करना चाहिए, इस बातों को उन्होंने सीखा। तो आप थोड़ा सा क्या है वाकिफ हो जाओ कि जयप्रकाश नारायण कैसे हैं, किन चीजों से वो क्या है फोकस करते, किन चीजों को ज्यादा महत्व देते, किन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उनके जीवन का एक प्रकार से सारांश। क्या हमने उनके जीवन का घटनाक्रम देखा, और क्या हमने उनके जीवन पर अलग अलग चीजों का प्रभाव देखा, एक प्रकार से हमें सारांश समझ में आना चाहिए। मार्क्स से महात्मा बने हैं वो, पहले कार्ल मार्क्स की चीजों को सीख करके वो मार्क्सवादी बने, और फिर बाद में महात्मा गांधी के विचारों सीख करके वो महात्मा गांधी से महात्मा की एक रूप में देखने को मिलते हैं, नायक के रूप में देखने को मिलते हैं। तो मार्क्स से महात्मा, फ्रॉम मार्क्स टू महात्मा तक की यात्रा उनकी मानी जाती है। ये वर्ड आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अमेरिका की गरीबी ने उन्हें मार्क्सवादी बनाया। मार्क्सवादी, वहां पे गरीबों, श्रमिकों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बुरी हालत को, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों की बुरी हालत को, जैसे आज के भारतीय है ना, ऐसे एक जमाने में हमारे जो आज के मजदूर हैं गरीब, बहुत बुरी हालत है। महामंदी का समय था अमेरिका में 1929 का, उसी टाइम पे वो अमेरिका में क्या कर रहे थे, प्रवास पे थे पढ़ाई लिखाई के लिए, बहुत बुरी हालत अमेरिका में थी। उसी चीज को वो देख करके और परेशान हो जाते हैं कि अमेरिका जो है ठीक तो है, लेकिन इतनी बुरी हालत में यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको भी रहना पड़ता था। तो वो समझ जाते हैं गरीबों को निकाला जा सकता है, वो है मार्क्सवाद से, वो है साम्यवाद से, वो है समाजवाद से। तो ये मार्क्सवाद बना दिया उनको मार्क्सवादी अमेरिका में।
स्टालिन की क्रूरता देखी तो वो लोकतांत्रिक बन गए कि स्टालिन जैसा व्यक्ति अगर समाजवाद के नाम पे, मार्क्सवाद के नाम पे क्रूर हो सकता है, तानाशाह हो सकता है, तो ये मार्क्सवाद साम्यवाद सही नहीं है, हमें लोकतांत्रिक होना चाहिए। फिर पत्नी और गांधी जी से प्रभावित होकर के संत या सर्वोदयी बन जाते हैं, हिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से चीजों को करने पर बल देते हैं। और इंदिरा गांधी के आपातकाल के टाइम पे उन्होंने वापस क्रांतिकारी लोक नायक बना दिया, वापस से है ना लड़ने की जो एक ललक है वो पैदा कर दी, तो वापस से वो क्या है वही मार्क्सवादी, या मार्क्सवादी नहीं कहेंगे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तरीके से वो क्या है वापस से क्रांति का नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा डिस्कशन बस फटाफट करेंगे उनकी किताबों के बारे में, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं उनके बारे में जानेंगे। पहली किताब है वाय सोशलिज्म, समाजवाद ही क्यों, 1936 में लिखी है। और क्या लिखा है इस किताब में आपको पता होना चाहिए। इस वाय सोशलिज्म नाम की किताब 1936 में जो लिखी है, इसमें लिखा है उन्होंने कि भारत की गरीबी का इलाज केवल समाजवाद में, समाजवादी या मार्क्सवादी प्रभाव जो है इस किताब में उनका देखा जाता है। समाजवाद ही क्यों, या समाजवादी ही क्यों होना चाहिए व्यवस्था, या फिर एक प्रकार से ये जो वाय सोशलिज्म की व्यवस्था है ये क्यों इतनी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि गरीबी का जो है समाधान या सॉल्यूशन एक ही चीज से हो सकता है, वो है क्या, वो है यहाँ पे गरीबी का समाधान, वो है समाजवाद। ठीक है, वो है यहाँ पे क्या, समाजवाद से ही संभव हो सकता है। ठीक है, समाजवाद को आप यहाँ पे याद रखना है, इसलिए उन्होंने वाय सोशलिज्म नाम की किताब लिखी है। टुवर्ड्स स्ट्रगल, संघर्ष की ओर, टुवर्ड्स स्ट्रगल, वाय सोशलिज्म पहली है, दूसरी है टुवर्ड्स स्ट्रगल, जो कि 1946 में लिखी है, 10 साल बाद। ठीक है, अब जब वो मार्क्सवादी हैं तो देखो वाय सोशलिज्म यानी सोशलिज्म की तरफ लिखेंगे, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी भी बनाई थी उन्होंने, और सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि कांग्रेस को सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। ठीक है, टुवर्ड्स स्ट्रगल, संघर्ष की ओर की जो ये किताब है 1946 में लिखी है। अब यहाँ पे वो मार्क्सवादी नहीं रहे हैं, अब महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव ज्यादा पड़ गया है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखे यूसुफ मोहरली ने इसका संपादन किया है। ठीक है, तो याद रखना जब भारत बिल्कुल आजाद होने की स्थिति में है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके जो अलग अलग पत्र हैं, लेख हैं, पत्राचार हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने लिखा है, तो उसको उन्होंने एक जगह संपादित करने का काम जो है यहाँ पे यूसुफ मेहरली ने किया है। यूसुफ मेहरली के माध्यम से ये ना इस प्रकार की किताब जो है छपती है, टुवर्ड्स स्ट्रगल, संघर्ष की ओर, 1946 में छपती है, प्रकाशित होती है, जो इनकी ही लेखों पर आधारित है। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, मेरे सपनों का समाजवाद। ठीक है, इसमें उन्होंने भारतीय संदर्भ में समाजवाद की व्याख्या की है कि भारत में समाजवाद रूसी नहीं होगा, सोवियत जैसा नहीं होगा, मैक्सिको या क्यूबा जैसा नहीं होगा, भारत का समाजवाद भारतीय होगा, भारतीयों के अनुसार होगा। ठीक है, इसके बाद उनकी किताब है एक प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण का सुझाव, भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण का सुझाव, यानी आ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो ये जो किताब है ये 1959 की, जब बिल्कुल देश आजाद हो चुका है, देश बिल्कुल आगे बढ़ चुका है, कई सारी चीजें, अब नेहरू जी की सरकार बनी हुई है। अब यहाँ पे वो किताब में दल विहीन लोकतंत्र की बात करेंगे, विकेंद्रीकरण का मॉडल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही टाइम है जब देश में पंचायत राज की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, तो विकेंद्रीकरण की बात भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, चीजें लिंक्ड होती हैं आपस में। अब यहाँ पे एक बात समझो, देश आजाद हो चुका है, नेहरू जी की सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पे वो देखेंगे कि एक माहौल बना हुआ है, अपनी अपनी पार्टियों पे ध्यान दे रहे हैं, नेहरू जी भी हैं, तो कांग्रेस के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कुछ यहाँ पे अलग अलग कदम उठाते हैं। ठीक है, उसके उनके विपक्ष में और भी पार्टियां जनसंघ वगैरह बन चुकी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यहाँ जयप्रकाश नारायण बना लेती है, और भी सोशलिस्ट पार्टी बनती है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई वगैरह है, वो भी है। तो ये सब क्या है, अब पार्टियां बनी तो हैं लेकिन ये अपने स्वार्थ पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं, तो ऐसे में पार्टी लेस सिस्टम होना चाहिए, यानी दल विहीन व्यवस्था होना चाहिए। तो दल विहीन व्यवस्था की बात इन्होंने बोली है कि हमें भारत की पॉलिटिकल सिस्टम को या इंडियन पॉलिटी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, अदरवाइज देश जो है बहुत बुरे स्तर में चला जाएगा, स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, पांचवी किताब जो लिखी है इन्होंने, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, 1959 में ही लिखी है। इसमें उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने राजनीति छोड़ी और सर्वोदय यानी विनोबा भावे का मार्ग अपनाया। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सभी का उदय कब होगा, हर एक वंचित गरीब व्यक्ति का उदय कब होगा, जब उसको संसाधन, खासतौर पे भूमि के संसाधन, भूमि का वितरण, उसको उसको मालिकाना हक मिल जाए, तब जाके उसका विकास होगा, डेफिनेटली विकास होगा।
ऐसे में हमें क्या है, भूमि या अलग अलग जो प्राकृतिक संसाधन है जिसपे किसी खास वर्ग का कब्जा है, वो उनसे मांग करके गरीबों तक बांटना, ये चल करना पड़ेगा। तो सर्वोदय के क्रियान्वयन को लेकर के उन्होंने राजनीति छोड़ी है, ये अच्छे से उन्होंने बताया है सोशलिज्म टू सर्वोदय नाम की किताब में। तो ये भी याद रखना। हमने कौन कौन सी किताब पढ़ी, हमने वाई सोशलिज्म पढ़ी, टूवर्ड्स स्ट्रगल पढ़ी हमने, उसके बाद हमने पढ़ी वाई सोशलिज्म में उन्होंने बताया कि क्यों समाजवाद अपनाया उन्होंने, टूवर्ड्स स्ट्रगल ये यूसुफ मेहरली के द्वारा संपादित किए गए अलग अलग लेख है उनके, मैप पिक्चर ऑफ सोशलिज्म मेरे सपनों का समाजवाद, भारतीय समाजवाद की बातें इसमें उन्होंने की है। अपली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में दलविहीन लोकतंत्र की बात की है इन्होंने। और इसमें फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, समाजवाद से सर्वोदय की ओर बात, इसमें उन्होंने समाजवाद से सर्वोदय पर क्यों जाना चाहिए इसकी जो है बातें इन्होंने समझाई हैं। ठीक है, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की बात भी की है। एक और दो और महत्वपूर्ण किताब है प्रेजेंट डायरी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। 1975 में जब जेल में थे वो, इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय जेल में थे, तो आपातकाल के दौरान चंडीगढ़ जेल में लिखी थी। इसमें लोकतंत्र की हत्या पर उन्होंने दर्द झलकता है, कैसे इंदिरा गांधी की आपातकाल ने लोकतंत्र की हत्या कर डाली है, तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म भारत में हो चुका है। ये बातें उन्होंने प्रेजेंट डायरी में लिखी है, इस प्रेजेंट डायरी जेल डायरी में लिखी है। ठीक है, ऐसे ही एंटोनियो ग्राम्स्की की किताब रहती है प्रेजेंट डायरी, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। टुवर्ड्स स्ट्रगल नाम का जो ये टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, टुवर्ड्स स्ट्रगल एक अलग है किताब इनकी। ठीक है, ये इनकी ही है, यूसुफ मेहरली उसका संपादन करते हैं या उसको संग्रह करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन ये 1978 की उनकी महत्वपूर्ण रचना है, संपूर्ण क्रांति की ओर इसमें उन्होंने बातें की है। इसमें उन्होंने 4 खंडों में प्रकाशित किया है, उनके संपूर्ण क्रांति के विचारों का विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें इसमें पता होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण उनके लेखन कौन से हैं, भाषण कौन से हैं, द पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर, ये पता होना चाहिए। अ पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर, सर्वोदय समाज व्यवस्था का चित्र इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत की 3 मूल समस्याओं का इन्होंने वर्णन किया है। 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ फ्री इंडिया, आजाद भारत की 3 बेसिक समस्याएं, बुनियादी समस्याएं। पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर, यानी सर्वोदय सोशल व्यवस्था में क्या जो है चित्र उसका हो सकता है, वो इन्होंने बताया है। कम्युनिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायती राज, सामुदायिक समाज और पंचायती राज का जो व्यवस्था है, इस जो सिस्टम है उसको उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो महत्वपूर्ण लेखन और भाषण उनके ये रहे हैं। अब इसके बाद उनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ अलग अलग जो मैगजीन्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको डिटेल में इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक जानकारी तो होना ही चाहिए। अब पत्रिकाओं और समाचार पत्र में जर्नल्स और मैगजीन्स के मामले में उनकी एक बहुत फेमस पत्रिका है, वो है कांग्रेस सोशलिस्ट नाम की पत्रिका। इसमें उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का मुख्य पत्र था ये, जेपी इसके संपादक मंडल में थे, जो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, वाई सोशलिज्म के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई थी कि सोशलिज्म क्यों जरूरी, 1936 में किताब लिखी थी। उसी टाइम पे एक पत्रिका का भी वो प्रकाशन करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, कांग्रेस को सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखने के लिए या कांग्रेस का समाजवाद की ओर झुकाव बढ़ाने के लिए। तो इसी झुकाव के लिए उन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित करवाई, कांग्रेस सोशलिस्ट, जिसका मुख्य काम क्या था, सोसाइटी या कांग्रेस को एक प्रकार से सोशलिज्म की तरफ ले जाना या उसका पक्ष जो है समाजवाद की तरफ एक प्रकार से झुकाव की तरफ लेके जाना, जिससे कहीं कांग्रेस भी समाजवादी दिख सके। इसके बाद है जनता, जनता नाम की एक पत्रिका है इनकी। ठीक है, ये भी पत्रिका है। जनता जो है ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी आंदोलन का मुख्य पत्र साप्ताहिक थी। जेपी इससे लंबे समय तक जुड़े रहे। जनता नाम की पत्रिका भी आपसे पूछी जा सकती है। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो उन्होंने आजादी के बाद 1954-55 के आसपास गठित की थी, और इसी के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे समाजवादी आंदोलन का मुख्य पत्र के तौर पे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र के रूप में इसको संपादित किया जाता है। संघर्ष नाम की पत्रिका हिंदी पत्रिका है, जिसके माध्यम से उन्होंने समाजवाद का प्रचार किया। ठीक है, इसके बाद एक एवरीमैन्स, ठीक है, एवरीमैन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है या एक पत्रिका है, मैगजीन है, इस अंग्रेजी साप्ताहिक मैगजीन है, जो 1974 के बिहार के आंदोलन जब हुए थे, तो उसमें संपूर्ण क्रांति जो हुई थी ना, उसके दौरान शुरू किया गया था इसको। और उद्देश्य था कि आंदोलन को सही खबरें जनता तक पहुंचाना, कि आंदोलन क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा तरीका होगा, हम किन किन चीजों का, बातों का ध्यान रखेंगे, कौन व्यक्ति हमारी इस संपूर्ण क्रांति से जुड़ेगा, किसको बिल्कुल जुड़ ही जाना चाहिए,
किसको यहाँ पे अपना अपना योगदान देना चाहिए। तो एवरी मैन्स, हर एक व्यक्ति को यहाँ पे जुड़ना चाहिए, इसलिए इन्होंने एवरी मैन्स नाम की किताब यहाँ पे, मैगजीन जो है, साप्ताहिक मैगजीन लिखी, यहाँ पे प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे परीक्षा के लिए स्मार्ट ट्रिक के रूप में याद रखने के लिए एक तरीका यूज कर सकते हो जो मेरे हिसाब से बढ़िया है, कि जेपी के जीवन के चरणों का अनुसार आप याद रखो, जवानी यानी मार्क्सवादी थे, समाजवादी थे, जवानी उनकी ऐसे भी थी, और वहां पे वो कौन सी किताब लिखते हैं, ऐसे याद रखना है, जहां वो जवानी का जीवन जी रहे हैं तो मार्क्सवादी एकदम खून खराबा वाली बातें, एकदम लड़के लेंगे आजादी, लड़के ये करेंगे वो करेंगे, है ना, अहिंसात्मक ढंग से नहीं, हिंसात्मक ढंग से। ठीक है, गरीबों को अगर मुक्ति दिलानी है, गरीबी से समानता लानी है तो मिलके क्रांति करेंगे। वो यहाँ पे इसीलिए फिर बात, किताब क्या लिखेंगे, वाय सोशलिज्म 1936 में, और टुवर्ड्स स्ट्रगल 1946 में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो हम। प्रौढ़ अवस्था, जब गांधीवादी, जब वो विचारों के संपर्क में आते हैं, गांधीवादी होते हैं, तो फिर प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि भारतीय राजनीति को कैसे पुनर्निर्माण किया जाए। इसी के बाद वो देखते हैं कि भारत में राजनीति अब ऐसी हो रही है दलगत आधार पे, दलों के स्वार्थ के आधार पे, तो दल विहीन लोकतंत्र की बात करेंगे यहाँ पे 1959 में। फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, क्योंकि गांधीवादी हो चुके हैं तो अब सर्वोदय की बात करेंगे। विनोबा भावे की भूदान आंदोलन से जो भी जुड़ गए हैं, तो जीवन दान आंदोलन, भूदान आंदोलन भी ये यहाँ पे करेंगे। बुढ़ापे के समय क्रांतिकारी वापस से फिर हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट डायरी, जब आपातकाल लगेगा इनको जेल में डाला जाएगा, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट डायरी नाम की किताब लिखेंगे। और टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन 1978 में इन्होंने ये किताब की रचना भी की। तो टुवर्ड्स स्ट्रगल और टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, प्रेजेंट डायरी, वाई सोशलिज्म, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ऐसी ऐसी रचनाएं इन्होंने ही की है। ठीक है, आप इनको ऐसे क्रम से याद रखो कि अगर रिकंस्ट्रक्शन की बात है तो वो तो बाद में की है, सोशलिज्म की बातें पहले कर रहे हैं, स्ट्रगल की बातें पहले कर रहे हैं, प्रेजेंट डायरी तो सबसे लास्ट में, और टोटल रिवोल्यूशन तो बिल्कुल अंत में ही उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे इनकी हो जाती हैं। अब अगली क्लास में हम इनके राजनीतिक विचारों को समझेंगे, जानेंगे, सभी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है, हाँ, तो पूछना है जरूर, आप लोगों को कमेंट में बताना है, या ग्रुप में शेयर करना है, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम इनको पढ़ेंगे, राजनीतिक विचारों को। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।